हेलो एंड वेलकम। आज 17 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। इसके साथ में ही जानेंगे आज के दिन के इतिहास की मुख्य घटनाओं की इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है डिटेल के साथ में। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हैं, ये श्रेयस है। ये दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला है। ये अवार्ड दूसरी बार इन्होंने जीता है। जॉब की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए संशोधित नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, मतलब जारी हो चुका है, और इसके लिए जो आवेदन है जल्द शुरू होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीमोफीलिया दिवस। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। इसका उद्देश्य ये है, इसलिए इसको क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है हीमोफीलिया और अन्य रक्त विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यानी जो हीमोफीलिया है एक तरीके का ये जो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जो माँ से बच्चों के अंदर आता है, और ये बहुत बुरी बीमारी है। इसमें होता यह है कि जो ब्लड का थक्का है वो बनता नहीं है। जैसे चोट लगती है, चोट के बाद में ब्लड का क्लॉट इसमें नहीं बनता है। इसकी वजह से मामूली चोट या अंदरूनी चोट के रक्त स्राव जब शुरू हो जाता है तो वो इतना डेंजर स्थिति में होता है कि ब्लड का, आप सोच सकते हो कि ब्लड का अगर थक्का नहीं बनेगा, ब्लड की अगर क्लोटिंग नहीं होगी, तो अगर चोट लगने की स्थिति में ब्लड निकलता ही रहेगा। तो हीमोफीलिया का इलाज अगर संभव है, हीमोफीलिया का इलाज संभव है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। बात करें तो ये दिवस फ्रैंक स्रोबेल की जयंती पर मनाया जाता है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। हीमोफीलिया का इलाज, अब भारत की बात करें तो भारत में हीमोफीलिया के मरीजों की संख्या करीब 50,000 से अधिक है, लेकिन जागरूकता बहुत कम है। इसके लिए भारत में हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया काम करता है। इसके लिए हीमोफीलिया के लिए कौन काम करता है? भारत में हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, एचएफआई, काम करता है। जो ये जो वर्ल्ड हीमोफीलिया जो संस्थान है, जिसमें ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, तो इसका ये सदस्य है हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया। हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनकी जो 86 वर्ष की आयु में मद्रास चेन्नई में इनका निधन हो गया था। आज इनकी पुण्यतिथि है। मस्तिष्क में अधिक रक्त स्राव होने के कारण 20 अगस्त से ही अस्पताल में भर्ती थे, और फिर 17 अप्रैल को इनका निधन हो गया। इन्होंने अंतिम सांस ली। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने, जैसा कि पहले बताया था। उनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले शुरुआती व्यक्तियों में एक थे, जिन्हें यह सम्मान 1954 में प्रदान किया गया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में शिक्षा के महत्व को निरंतर प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना हो तो मैं एक शिक्षक बनना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति में जन्म हुआ था। तिरुतन्नी में इनका जन्म हुआ था। वे भारतीय दर्शन के विशेषकर वेदांत और दर्शन और पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रभावशाली परिचय कराने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय, इनके योगदानों की बात करें, इनके कार्यकाल की बात करें, इन्होंने कहाँ कहाँ सेवाएं दी, तो 1931 से 36 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति रहे। और 1939 से 48 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद 1949 से 1952 तक, यानी देश आज़ाद होने के बाद, ये सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, और 1962 में देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए, जिस पद पर वे 1967 तक रहे। नेक्स्ट है, ये है मैसूर के शेर, टीपू सुल्तान। इन्हें टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ये
आज इनकी चर्चा इसलिए क्योंकि आज चौथा मैसूर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में। 17 अप्रैल 1799 को इस चौथे युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इससे पहले चौथा युद्ध यानी इससे पहले 3 युद्ध भी हो चुके थे, तो 3 युद्धों में इनकी जो तीसरा युद्ध था उसमें इनकी हार हुई थी और इनको क्षेत्र छोड़ना पड़ता। इसके बाद चौथा जो युद्ध हुआ उसमें इसमें ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो टीपू सुल्तान जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है 18वीं शताब्दी में भारत के एक महान और एक महान योद्धा थे। तीसरे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 17 अप्रैल 1799 को चौथा युद्ध हुआ। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद यानी तीसरे युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई थी, उसके बाद में 17 अप्रैल 1799 को इनके बीच चौथा युद्ध हुआ। और इसमें ये चला 17 अप्रैल मई यानी करीब 20 एक दिन चला ये। 17 तो 3 दिन तो ये हो गए 20 और 20 एक दिन 20 22 दिन चला है, जिसमें 4 मई 1799 को श्री रंगपट्टम की घेराबंदी के दौरान वीरगति को प्राप्त होने तक वे अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था और वे मैसूर साम्राज्य के सैन्य अधिकारी हैदर अली के पुत्र थे और उनकी माता का नाम फातिमा फक्र उन्निसा था। टीपू सुल्तान के पास एक यांत्रिक बाघ था यानी मैकेनिकल टाइगर था जो अंग्रेजों पर हमला करता हुआ प्रतीत होता था। यह ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी मौजूद है। उन्होंने रॉकेट तकनीक का भी प्रयोग किया। टीपू सुल्तान के सैनिक लोहे के आवरण वाले रॉकेट का प्रयोग युद्ध में करते थे जो उस समय के लिए अद्वितीय था। यानी अंग्रेजों को अगर रॉकेट जो सबसे पहले अंग्रेज जब भारत में टीपू सुल्तान से युद्ध में सामना हुआ तो टीपू सुल्तान उस समय जो रॉकेट तकनीक उनके पास जो लोहे के आवरण वाले रॉकेट थे वो यहाँ देखने के बाद अंग्रेज जो थे वो हतप्रभ हो गए, बिल्कुल चकित हो गए कि ये अलग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद ही अंग्रेज इस तकनीक से रॉकेट विकसित किया अंग्रेजों ने। हिस्ट्री में आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन भारत का जो SLV-3 रॉकेट है वो लॉन्च किया गया था। इसका जो अ, तीसरा चौथा प्रक्षेप चौथा चौथा प्रक्षेपण इसके द्वारा किया गया था SLV-3 के द्वारा। SLV-3 दरअसल पहला पहला जो है ना रॉकेट लॉन्चर था ये भारत का, और इसी की वजह से भारत भारत जो है अंतरिक्ष क्लब में शामिल हुआ और छठा देश बना। भारत अमेरिका रूस फ्रांस जापान और चीन के बाद छठा देश बना जो अंतरिक्ष क्लब में शामिल हुआ। शुरुआत से बात करते हैं जो टॉपिक हैं इन पे। SLV भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रेक्षण यान था जो 17 टन वजनी और 22 मीटर ऊंचा था। इसका पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण जो है अगस्त 1979 में किया गया, जो दूसरे चरण में तकनीकी खराबी होने के कारण बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 18 जुलाई 1980 को पहला प्रक्षेपण हुआ जिसमें रोहिणी उपग्रह RS-1 को सफलतापूर्वक जो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है यह जो सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। इस सफलता के साथ भारत अमेरिका रूस फ्रांस जापान और चीन के बाद अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष क्लब में भारत छठा देश कब बना और कौन सी रॉकेट को लॉन्च करने के बाद में बना, तो ये बना 1980 में बना। 16 जुलाई 1980 को इन्होंने पहला प्रक्षेपण सफल हुआ और उससे कोई कौन सा उपग्रह कक्षा में स्थापित किया, रोहिणी उपग्रह RS-1 यानी रोहिणी सैटेलाइट 1। बात करते हैं मई 1981 में तीसरे प्रक्षेपण में सुदूर संवेदन सेंसर युक्त दूसरा रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अब जो आज की बात करते हैं 17 अप्रैल 1983 को चौथे और अंतिम प्रक्षेपण में एक और रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। यह 4 चरणीय ठोस ईंधन वाला रॉकेट था जो 40 किलोग्राम का एक पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था।
एसएलवी के सफल विकास ने भारत को एएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे उन्नत प्रक्षेपण यान विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। करंट अफेयर की आज बात करते हैं। करंट अफेयर पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली बार 6 महिलाओं का दल कब गया? तो अंतरिक्ष में 6 महिलाओं का दल है 14 अप्रैल 2025 को गया। अंतरिक्ष में पहली बार महिला वेलेंटिना और तेरेस्कोवा थी, जिन्होंने 1900 अंतरिक्ष में पहली महिला की बात करने जाने वाली तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जिन्होंने 1963 में एकल उड़ान भरी थी। ब्लू ओरिजिन की अभी की बात करें तो ब्लू ओरिजिन की न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान में जाने वाली 6 महिलाओं में प्रसिद्ध गायिका केटी बेरी, पत्रकार गेल किंग और उद्यमी लोरेन सोजेज शामिल थी। ये पूरी मंडली है, ये पूरी महिलाओं की टीम है, मंडली है। जो ब्लू ओरिजिन जो शेपर्ड अंतरिक्ष यान है, उसमें जाकर उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर वापस लौट आई। इस ऐतिहासिक मिशन में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्पेस सूट का उपयोग किया गया। कल्पना चावला, अगर बात करें हिंदी भारत की बात करें तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला और भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला ने पहले मिशन STS-87 में 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में 15 दिन 16 घंटे तक पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं कर 10.4 मिलियन मील की यात्रा की। दूसरे मिशन STS-107 में 16 फरवरी 2003 को फ्लाइट इंजीनियर के रूप में 80 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को वापसी के दौरान कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये जो कल्पना चावला है भारतीय मूल की, तो ये कोलंबिया शटल से जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। कौन से गई थी? कोलंबिया शटल से गई थी। कोलंबिया शटल जो है जो पहला मिशन था वो STS-87 था। कब गया? 19 नवंबर 1997 को। दूसरा था, ये गया 16 जनवरी 2003 को। और इनका जो क्रैश हुआ वापस 1 फरवरी 2003 को, वापसी के दौरान ये क्रैश हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मीराबाई चानू को किस संस्था का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर है, भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन उनको नियुक्त किया गया है। इसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है और इनके जो साथी खिलाड़ी है सतीश कुमार को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने खेल में जो इनका योगदान है, इनकी उपलब्धियां हैं, तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता। इन्होंने करीब 202 किलो वजन इसने उठाया था मीराबाई चानू ने। 2017 में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया 58 किग्रा वर्ग में। 2018 और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और एशियन चैंपियनशिप 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में, एक तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था इसमें रजत पदक जीता। 2017 में जो विश्व चैंपियनशिप उसमें गोल्ड, और 2018 और 22 में राष्ट्रमंडल खेलों में फिर गोल्ड। और इसके अलावा एक जो एशियन चैंपियनशिप है 2020 में, उसमें कांस्य पदक जीता। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और से रत्न नवाजा गया। खेल कोटे से इनको मणिपुर पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP नियुक्त किया गया 2022 में। ये मीराबाई चानू है, वेट लिफ्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? तो ये है श्रेयर अय्यर ने दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। जो शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के बाद
एक से अधिक बार ये अवार्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं श्रेयस। यानी ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये अवार्ड एक से दूसरी बार जीता है। तो पहली बार में आता है कि शुभमन गिल ने ये 3 बार जीता है और जसप्रीत बुमराह ने भी ये 2 बार जीता है, और ये तीसरे खिलाड़ी अब श्रेयस अय्यर हो गए। ये श्रेयस अय्यर हैं। भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह उनका ऐसा अवार्ड है, ये उनका दूसरा ऐसा अवार्ड है। इससे पहले उन्होंने ये खिताब साल 2022 में जीता था, और दोनों जीत के बीच 1127 दिन का सबसे लंबा अंतराल है। उन्होंने इस बार न्यूजीलैंड के जो सचिन रविंद्र है और जैकब डफी को पछाड़ ये उपलब्धि हासिल की है। श्रेयस श्रेयस जो है भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 243 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मार्च में उनकी 3 पारियों में कुल 172 रन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी किस देश की नौसेना द्वारा की गई, जिसमें भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया। तो इसकी मेजबानी है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई, और इसमें संयुक्त राज्य और भारत समेत 5 देशों ने भाग लिया, जिसमें अमेरिका, तो बात करें भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया और कनाडा। इनकी जो नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। और ये सी ड्रैगन 2025 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 4 से 19 मार्च 2025 तक पश्चिमी प्रांत महासागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास की मेजबानी मैंने बताया कि 5 देशों के बीच किया गया। अब ये गुआम तट कहाँ है, प्रशांत महासागर में, तो इसको भी देख लेते हैं। ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर का नॉर्थ पैसिफिक हिस्सा, नॉर्थ हिस्सा है। इधर साउथ का हिस्सा हो गया, और ये इधर जो हो गया पश्चिमी हिस्सा, और ये हो गया पूर्वी हिस्सा। ये आप यहाँ देख रहे हो यूनाइटेड यूएस है। ये इधर आपका फिलीपींस आ गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड और म्यांमार। ये आपका भारत आ गया, ये अपना भारत, प्यारा भारत, महान भारत। तो ये इस जगह जहां पर आपको लोकेशन दिख रही है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं एक छोटी सी बिंदी आपको दिख रही है, तो ये फिलीपींस से ये जो प्रशांत महासागर है, इसमें यहाँ पर ये गुआम तट है, एक छोटा सा गुआम तट है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस की गई नौसेना की। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास है, इसका अभ्यास यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र है हिमाचल प्रदेश के सोनल में